नमस्कार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव कर रहा है, राजनीतिक तापमान वैसे वैसे इस शिखर पे पहुंच रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने एनडीए और आईएनडीआईए इंडिया के रूप में रोज नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं। तो अगर देश में चुनाव है तो प्रदेश में भी हलचल होगी, और हलचल होगी तो निर्णय भी कई राज्य दिए जाएंगे। और उसी क्रम में जब हर प्रदेश अपने आप को लोकसभा चुनाव के हिसाब से तैयार कर रहा है तो उत्तराखंड पीछे कहाँ रह सकता है। उत्तराखंड में भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जो इन्वेस्टर उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट आह्वान किया गया है, दिसंबर में होने वाला है। कल मुख्यमंत्री इसी विषय में जानकारी दी, साथ में लोगों जो भी जरूरत है उसको जारी किया और बताया कि किस तरह से उत्तराखंड लोगों को लाया जाए। राज्य बने 23वां वर्ष है और जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष हुआ, सड़कों पे लोग उतरे, मातृ शक्तियों ने कुर्बानी दी, उन मुद्दों पर हम कहां तक पहुंचे हैं, इस पे भी चर्चा जरूरी है। लेकिन इस प्रदेश में कितना इन्वेस्ट होगा, कौन कौन आएगा, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दीपक जुयाल जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन दोनों लोगों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। रवि शरण जी के पास ही हम सीधे चलते हैं। रवि जी, क्या ये माना जाए कि लोकसभा का चुनाव अगर आ रहा है और सामने है, तो जब केंद्र की सरकार लोक लुभावने निर्णय कर रही है और ये कहा जाए कि जो भी निर्णय किए जा रहे हैं उसमें आधे निर्णय चुनाव के मद्देनजर है, और राज्य भी पीछे कैसे रह सकता है। इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में दिसंबर में बुलाया जाना है। अगले वर्ष चुनाव प्रस्तावित है। कैसे देखा जाए इसको? हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट करना एक आवश्यकता है, और खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जहाँ पे तो भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि हमको बाहर से कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहाँ ये जरूरी हो जाता है। हाँ, चुनावी वर्ष है तो उसको चुनाव के साथ जोड़ के जरूर देखा जा सकता है। पिछली बार भी किया था, 59,000 करोड़ के करीब की परियोजना के लिए दिया गया था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अभी भी कोई आधिकारिक डेटा दिया नहीं गया। इस बार ये जरूर कहा गया कि एक लैंड का उन्होंने तय किया और कोई 27 मेन बेस्ड पॉलिसी वो चेंज करेंगे या इन्वेस्टर्स के हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे या बनाएंगे, उन्होंने कहा। मेरा कहना है कि अगर ऐसा करने तो क्षेत्र के लिए अच्छी बात, पर भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इसको रॉ इन्वेस्टमेंट के लिए देने जा रहे हैं, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे, या हम कुछ प्राकृतिक चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे। हम यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएंगे जैसे हमारी यहाँ पे जो डेयरी समिति है उसके उत्थान के लिए हम कुछ लाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार किस तरह से इससे आगे चलती है और क्या करती है, ये पहले देखना होगा। उसके बाद हाँ, परियोजनाओं को ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, क्या करेंगे, मतलब वो करीब 2.5 ट्रिलियन हो जाता है। आजकल भाजपा ट्रिलियन में ही बात करती है, उससे नीचे बात नहीं करती। होता क्या है धरातल को तो पिछला भी लिखा था। हाँ, ये जरूर है कि अगर इसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यहाँ के लिए रोजगार उपलब्ध हो, तो हमारे हिसाब से ये महान कार्य होगा। फिर भी अगर किसी तरह से इन्वेस्टमेंट आते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट सिलाकुई में आता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है हल्द्वानी या इस तरह के मैदानी क्षेत्रों में आता है, और ये जरूर देखना होगा कि पहाड़ी विविधता वाले तो हमारे प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट पहाड़ों के लिए आता है और कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पे है। दीपक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही रवि शरण जी ने कि क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में है, रुद्रपुर में है, देहरादून में है, लेकिन पहाड़ की तरफ
जो ये इंडस्ट्रीज है वो नहीं चढ़ पाई है। तो क्या ये माना जाए इस बार जो पुष्कर सिंह धामी जो योजना लेके आ रहे हैं, पहाड़ पे भी औद्योगिक घराने चढ़ेंगे? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो योजनाएं बनाई गई है कोई भी योजना पहाड़ को देख के बनती नहीं है। तो फिर पहाड़ी प्रदेश बना क्यों साहब? पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी नहीं, वो नहीं सोच रहे पहाड़ के, तो ये हम लोग का दुर्भाग्य कहेंगे इस चीज को। जी 22-23 साल से यहाँ की जनता सिर्फ यही सोचेगी कभी तो हमारा दिन बदलेंगे। जी वो दिन कब बदलेंगे तो भगवान बेसिकली अभी यार मैं कल ही इस चीज को स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने एक वो देखा है कि अगर आपको आयुर्वेद का कोई हॉस्पिटल खोलना है वो भी 50 कमरों का, उसे आप टिहरी, पौड़ी, चंदौली, उत्तरकाशी इन जगहों खोल सकते हैं। वहाँ पे 50 कमरों का हॉस्पिटल खोलने की जगह ही नहीं है, मिलेगी नहीं आपको इतनी बड़ी फ्लैट में जिसका 50 कमरे खड़े। और दूसरी चीज है कि आप मल्टी स्टोरी बनाते हैं, तो अभी आपने देखा ही दुनिया भर की मल्टी स्टोरी हमारे रहती है, वो नहीं देता। अब तो बल्कि हमें कुछ इस टाइप को मतलब यहाँ की जनता के लिए सोच के कोई भी पॉलिसी अभी तक तो आ नहीं है। चलिए संजीव वर्मा जी, दो विषय महत्वपूर्ण है, दोनों विषय एक तो रविशरण जी ने उठाया और साथ में दीपक जी ने उसको सहमति दी कि क्या औद्योगिक घराने पहाड़ की तरफ चढ़ेंगे कि नहीं। एक दूसरा, जब भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रण की बात आती है तो 2018 का हुआ इन्वेस्टर्स मीट क्यों बार बार बीच में रोड़ा पड़ता है, जो कि बड़े धूमधाम के साथ आया, और रिजल्ट जब तलाशते हैं तो आज भी हम पाते हैं कि रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा उस समय हवा अल्लाह हुआ था। संजीव वर्मा जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वर्जन है और उनका एक विजन है जी कि 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वप्रथम राज्य बनेगा। अच्छा, इस दिशा में उन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया। अभी एक दिन पहले एक सर्वे आया है जिसमें उत्तराखंड रोजगार के उसमें दूसरे स्थान पे है। बताइए आपको भारतवर्ष में, और मैं सोचता हूँ ये एक बड़ी उपलब्धि है। 28.10% यहाँ पर अधिक रोजगार सृजन हुए, और इसमें जो अभी सरकार के द्वारा जिस तरह से एक के बाद एक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, अभी जो हमारा एक नकल विरोधी कानून हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें 4 लाख से अधिक बच्चे नकल विरोधी कानून बनने के बाद परीक्षाओं में बैठे और परीक्षाएं उसमें बहुत जितनी भी वैकेंसीज थी उनको भरने का भी काम किया। मैं आपको जरा एक आंकड़े के साथ बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। पुलिस की 1600, पटवारी की 388, लेखपाल की 172 और 1431 सहायक अध्यापक, लोक सेवा आयोग के 43 और 1400 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, ये सब लोग रोजगार पा चुके हैं सरकारी रोजगार की बात। साथ ही स्वरोजगार की दिशा में सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, और इसी दिशा में जो हमारा अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ये बात का मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी रोजगार से जुड़ा था, और जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है वो भी रोजगार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो पलायन की लगातार उत्तराखंड में समस्या रही है, उस पलायन की समस्या को हम कैसे पूरी तरह से दूर करें, इस और सरकार का पूरी तरह से गंभीरता से सरकार सोच रही है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। और अभी जो जिस तरह से अभी हमारे दोनों मित्रों ने कहा कि पहाड़ों तक जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसका लाभ पहाड़ों तक भी मिलेगा या नहीं, मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि पहाड़ों को भी मिलेगा, मैदानों को मिलेगा। उत्तराखंड पूरा का पूरा एक है, पूरे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। सरकार पूरी तत्परता से और पूरी गहनता के साथ और पूरे उत्तराखंड के हर एक ब्लॉक तक का विकास हो, उसके लिए सरकार उदाहरण मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले सरकार हमारे पूरे 70 लोगों को बुलाकर बोला कि अपने अपने क्षेत्रों के बड़े बड़े काम लेके आइए, बड़ी बड़ी योजना
ज्यादा या किसी को कम, ऐसा मन में ऐसा विचार न लाते हुए कि हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास। तो मैं सोचता हूँ सरकार का जो मंतव्य है, सरकार की जो सोच है, वो पूरी तरह से सकारात्मक है और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये एजुकेशन हब के रूप में हम उत्तराखंड को देखते हैं और जो हमारे अपना पड़ोसी क्षेत्र है वहाँ पे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज आ सकती हैं, जैसे अभी लेकिन संजीव वर्मा जी, पूरा प्रदेश, पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उत्तराखंड में लोकायुक्त कब आएगा। चलिए, बहुत से विषय हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। रविशरण जी, जब आपसे एक समीक्षक के रूप में बात की जाती है तो आप क्यों सीधे सीधे निशाने पे लेते हैं सत्ता पक्ष को? सत्ता पक्ष क्या, सीधे मैं कह रहा हूँ भाजपा को। अभी तो संजीव वर्मा जी ने इतनी लंबी चौड़ी विकास की पूरी लिस्ट दे दी आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा। देखिए, पहले बात, भाजपा से कोई सीधा लेना देना नहीं है। सत्ता में जिसको आज संचालित कर रही है भाजपा, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा कि नहीं हुआ, तो निश्चित सी बात है वो सत्ता के ऊपर जाता है। अभी भाजपा है तो भाजपा के ऊपर, सिर्फ इतना ही। दूसरा, आपने अभी नाम लिया संजीव वर्मा जी का, मैं कहना नहीं चाहता था, फिर भी आप देखिए 1 लाख लोगों का कहा गया रोजगार, और जो गिनाया गया वो दोबारा से 5600 लोगों का रोजगार जो दिया गया। अचीवमेंट 5.6। एक मिनट 5.6 ये सरकारी है, जो ये सरकारी नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है। इस पे आपने ये कहा कि सरकारी नौकरियों में काम करेंगे क्या? आउटसोर्सिंग की नौकरी इसमें नहीं जोड़नी है, आउटसोर्सिंग की नौकरियां मुझे इसमें नहीं जोड़नी है। और उसके बाद 1 लाख नौकरियां सृजित की हैं, उसके बाद आप जो डेटा दे रहे हैं वो मात्र 5600 का। तो संजय जी, मैंने ये जो आपको बताया, ये गत 2 माह का वो बताया मैंने, गत 2 माह में क्या हुआ है वो रिफरेंस दे दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ सर, वो भी दूंगा, मैं वो भी दूंगा सर। आप कोई बात नहीं है। आप इस समय 1 लाख बोल रहे हैं, उस समय आप जो डेटा दे रहे हैं तो 5600 का है। तो मेरा सवाल मैंने 2 महीने पुरानी बात करी है, मैंने 2 महीने पुरानी बात करी है संजय जी। हमारे विद्वान अभी के बाद हुई सवाल जितनी परीक्षाएं हुई, इससे पहले परीक्षाएं होती थी, यही कहा सारी की सारी नकल की भेंट चढ़ जाएगी। यही उसके ऊपर हमारे सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जितने भी नकल माफिया थे उत्तराखंड छोड़कर आज पूरी तरह से उत्तराखंड पूरी तरह से माफिया मुक्त हो चुका है। पूरी तरह से। लेकिन उसके बाद जो रोजगार हुए हैं वो 5600 वही आप ही कह रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं आप ही के डेटा पे कह रहा हूँ। मेरा कहना है मैंने कहा इतने लोगों को लोगों पे बाकी वही है 2 करोड़ लोगों पे 51,000 को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही है, कोई अंतर नहीं है वहां से लेके यहाँ तक। खैर, हम आते हैं इससे। देखिए, संजय जी ने ये कहा, मैं बोल लूँ उसके बाद चलिएगा सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। कांग्रेस 2 प्रोफेशनल बिठाया करो, एक आप ऑफिशियल बिठाते हो। अरे साहब, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, पहले कांग्रेसी कह दीजिए, उससे भी अगर आपकी थोड़ी हिम्मत है तो वामपंथी कह दीजिए, और अगर साबित कर सके तो देशद्रोही। अच्छा रवि सर जी, एक मिनट संजीव वर्मा जी, चलिए मैं मान गया रवि शरण जी कांग्रेसी हैं, भाजपाई नहीं है, सपाई है, बसपाई है, सब कुछ है। लेकिन अगर मान लीजिए तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं और शासन में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो जवाबदेही तो आपकी बनती ना सर। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब। तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि कांग्रेसी प्रवक्ता? अरे भाई, एक समीक्षक के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में आपने डेटा बताया, उन्होंने किस में बताया? आपने तो 10, 20, 25, 50 बताया, उन्होंने तो सीधे 56,000 बता दिया ना, सॉरी 5,600 पूरी। आप समझे जी मेरी बात सर? देखिए जी, उत्तराखंड सबका है और उत्तराखंड को यदि कोई डिफेंड करने का प्रयास करेगा, अब कहाँ, अब देशद्रोही, अब राजद्रोही, अब राजद्रोही
उत्तराखंड को जब तक उत्तराखंड या कोई भी एनडीए नहीं कहेगा कि हमारे साथ ये बात क्या है तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। श्रद्धालु यहाँ पर आए, ये उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं 4 करोड़ से अधिक कंपनियां हैं, ये उसका विरोध करते हैं। जब हम कहते हैं इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और हमारी सरकार सिंगल विंडो के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ का अपने दीपक जी आ रहे हैं तो उस पर इन लोगों को चले दीपक जी को भी जोड़ते हैं सर आप लोगों के साथ। ठीक संजीव वर्मा जी ठीक है सर ठीक दीपक जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अखबार है, एक मिनट सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबार है, समीक्षक के रूप में है, इन्होंने आपको भी कांग्रेस का प्रवक्ता बता दिया। दोनों की तरफ रहता है, विपक्ष के लिए और पक्ष के लिए। इनसे ये पूछना चाहूंगा भाई साहब, सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है। सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि जब आदमी इंडस्ट्री लगाता है तो इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी जगहों से एनओसी लेनी होती है और अलग अलग जगहों पर आदमी को ना भटकना पड़े, उसका समय व्यर्थ ना हो। और कई बार क्या होता है, पॉल्यूशन की लेनी है और श्रम की लेनी है, अलग अलग जगहों की लेनी है, तो कई जगह उसका समय व्यर्थ ना हो और सारी चीजें एक ही जगह के नीचे मिल जाए, एक छत के नीचे मिल जाए। हमारी सिंगल विंडो सुनिए क्या है, उत्तराखंड की सिंगल विंडो ये है, वो बंदा अपनी फैक्ट्री, आपके यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगती अक्सर, बताइए क्यों नहीं लगी है, कोई भी लगती है अक्सर, उसका रीजन कभी जानना चाहा। उसका रीजन ये है कि जब वो बंदा अपनी फाइन यहाँ डालता है, उसको भाई साहब PWD से लेके फायर से लेके हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं और अपनी वहाँ से वो एनओसी आता है, फिर अपने सिंगल विंडो हो मतलब ही हो जाता है सिंगल विंडो। बेसिक चीज उनसे कभी भी फोकस नहीं करते। आप सोचिए ना, आपका संजीव वर्मा जी एक पत्रकार की हैसियत से ये जो आपको कह रहे हैं उसको आप अन्यथा न लें, उसको सुधार की जरूरत है, ये शिकायत है और अगर शिकायत है तो उसमें सुधार की जरूरत है। संजीव वर्मा जी इन्होंने आरोप नहीं लगाया, सरकार पे आरोप नहीं लगाया इन्होंने, वो बंदे को भगा के वो हाथ करते थे, वो छोड़ता यहाँ आता ही नहीं, छोड़े। हाँ कुछ रविशंकर जी कुछ कह रहे थे। संजीव देखिए, अगर सुझाव के तौर पे आप कोई भी बात रखते हैं तो हम आपकी बात को सरकार तक भी बताएंगे, क्योंकि आप भी हितैषी हैं, ये प्रदेश आपका भी है, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और यहाँ पर नहीं ऐसा ना भाई साहब, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी तो मैं सोचता हूँ उससे हमारी GDP बढ़ेगी, हम सबका उत्थान होगा, आर्थिक तौर पे सब लोग संपन्न होंगे। तो यदि कोई आपका एक पॉजिटिव सुझाव है उसको हम सरकार का यही तो बात है, सरकार एक चीज लेके आती है, पिछले बार टाइम भी लेके 6,000 एकड़ लैंड बैंक का क्या मतलब है? जो उन्होंने जैसा मुख्यमंत्री जी का कहना, मेरे को ये लगता है उन्होंने कुछ पॉकेट्स डिसाइड किए होंगे कि इंडस्ट्रीज के लिए हम इन जगहों पे लैंड देंगे, तो उसी को क्यूमुलेटिवली कुछ 6,000 करोड़, मैं यही कहना चाहता था। सुनने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी तो है नहीं उसके पास। उसमें मेरा कहना ये था कि मुख्यमंत्री जी ने जितनी बातें कही उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 27 पॉलिसीज हम उसमें या तो चेंजेस करेंगे या तो 27 पॉलिसीज का मॉडिफिकेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उनको थोड़ा सा और इसमें डायरेक्टिव हो जाना चाहिए था, हालांकि अभी काफी समय है, उनको थोड़ी क्लियरिटी देनी चाहिए थी कि कितना नेचुरल प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री वो ला रहे हैं और कितना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्री ला रहे हैं। इससे लोगों में थोड़ा विश्वास बढ़ता है इस चीज को लेके। जैसे आज कोई कहे कि साहब जो है प्राकृतिक संसाधनों के संदोहन के लिए हम ये इंडस्ट्री के लिए इसमें प्रोविजन कर रहे हैं। देखिए सरकार अच्छे नियत से सिर्फ प्रोविजन कर सकती है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा पर उससे सरकार का विजन परिलक्षित होगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों के ये बहुत आसान है कि साहब वहां से मांगे, वो रिपोर्ट मांगी है, ये मांगे साहब, रिपोर्ट का तो ये हाल है कि काला मुर्गा बेचने की परियोजना थी और ग्राम अधिकारी लेवल पे आपको 6 मुर्गा देने की परमिशन 5 ही मिलता है। तो ये लैंड में अब सवाल ये हो गया कि आप ये सवाल हमारा शिकायत नहीं है, अगर आप सुधार कर सकते हैं तो कर लीजिए। संजीव प्रसाद से तो हुआ ना, मैं खत्म कर दूं। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि
कि जैसे पशुपालन है, दूध है और भी प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे बहुत तरह की ऐसी वनस्पति होती है जिसका बहुत यूज है उसमें आयुर्वेद में। तो थोड़ा सा अगर ये मुख्यमंत्री जी कहें कि हम इतनी इंडस्ट्री इसमें चाहते हैं, इतनी इंडस्ट्री इसमें चाहते हैं, तो उससे दो चीजें होंगी। एक तो जनता को दिखेगा कि हाँ ये हमारे लिए भी कुछ चीजें इसमें आ रही है। दूसरा, जो इंडस्ट्री इंटरेस्ट मतलब अपना इंटरेस्ट लॉट डाल रही है, उसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो हो सकता है अभी कम से आयुर्वेद के बेस पे 2-4 बड़े को छोड़ दीजिए तो बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री काम कर रही है, पर उनके पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं है। अगर ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि चलिए बहुत पूंजी नहीं, थोड़ी पूंजी अगर आप हमारे साथ आके लगाना चाहते हैं, हमसे 1 एकड़ चाहते हैं आप पिथौरागढ़ जैसी जगह में, तो हम तैयार हैं। अगर इस विजन को थोड़ा और क्लियर किया जाएगा तो ये जनता के, व्यापार के और सबसे बड़ी बात सरकार के हित ही होगा। दरअसल अभी समय है, हो सकता है क्लियरिटी धीरे धीरे आए। संजीव वर्मा जी, ये जो 6000 एकड़ लैंड बैंक की बात चल रही है, क्या ये खाली मैदानी इलाकों में है कि पर्वतीय इलाकों में भी है? देखिए संजय जी, आप यहाँ की भौगोलिक स्थिति से मजे से परिचित। हमारा जो प्रदेश है 75% वन आच्छादित प्रदेश है, 25% हमारे पास भूमि है जहाँ पर रिहाइश भी है, वहाँ पर इंडस्ट्री भी है। तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी जगह उपलब्ध होगी वहाँ हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। और नोटिफाई किया है कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, यहाँ पे भी हम उद्योग को ले जाएंगे, औद्योगिक घराने को पसंद आएगा ये चीज। संजीव देखिए, जहाँ पर जिस प्रकार की एक सूटेबल क्लाइमेट और सूटेबल वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो इंडस्ट्रीज वहाँ के लिए सूटेबल होगी। अभी जैसे हम आईटी सेक्टर में हम क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी जमीनों की आवश्यकता नहीं, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटैलिटी है और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो मतलब जो चीजें हम पर्वतीय क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, और जैविक से संबंधित हम जो भी व्यापार से संबंधित जितना भी हो सकता है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। और जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसके लिए पर्वतीय क्षेत्र और सारे मैदानी इलाकों में वहाँ पर। दीपक जी, 6000 एकड़ बैंक लैंड की अगर बात हो रही है, लैंड बैंक की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहाड़ पे कुछ तो उद्योग और औद्योगिक घराने जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि ऋषिकेश का एक मृत पड़ी इंडस्ट्री को, मतलब एक फैक्ट्री को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रुद्रपुर की कुछ जमीनें हैं उनको, हल्द्वानी के वह लैंड है जिसपे कुछ लोग रहते हैं उनको। तो क्या ये माना जाए कि अब जो व्यवस्था बन रही है वह ऐसी व्यवस्था बन रही है कि रोजगार के संसाधन भी फैलाते जाएंगे और नए रोजगार भी आएंगे? तो सरकार को थोड़ा इस बारे में ये सोचना पड़ेगा कि वो मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, और इन्वेस्टर का भी फोकस रहता है मैदानी। अगर इसमें कुछ चीजें डिफाइन कर दी जाए कि नहीं भाई ये चीज आपको गढ़वाल की एरिया में खोलनी पड़ेगी, जैसे कि अब दवाई की कोई फैक्ट्री बहुत बड़ी होती नहीं है, ये हमारी अगर ये आयुर्वेदिक दवाई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगती थी, वो लग सकती है और वहाँ पे वो चीजें उगाई भी जा सकती है आराम से। तो उन चीजों को डिफाइन कर सकती है ये तुम्हें डेली गढ़वाल में बोल लीजिए, उत्तरकाशी में ही बोल लीजिए, उससे कम से कम वहाँ का जो युवा, अगर आप इंडस्ट्री यहाँ लगा देंगे तो युवा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पलायन कैसे रुकेंगे, रुकेंगे जनता पलायन। तो उसके लिए हमें वहाँ पर कुछ न कुछ डिफाइन करना ही पड़ेगा। उसको कुछ रिबेट दे दीजिए, कोई बात नहीं, 10-15% की रिबेट, पैसा तो जनता का ही है, जनता वहाँ रुकेगी तो पैसा उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अगर इंडस्ट्री को बाकी होती है, इंडस्ट्री लगाता है, उसको 15% का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टर सोचेगा उस साइड जाने के लिए, ठीक है वहाँ लगा देता हूँ, मैं उसको घेरा दूंगी और प्लेन एरिया में क्यों रखूँ, इससे फर्क पड़ेगा हमारे। रवि सर जी, जो ये बातें चल रही जैसे दीपक जी कह रहे हैं, और हकीकत में हमारी समझ से ये होना भी चाहिए, लेकिन साथ में जो एक रह की बातें चलती हैं कि लैंड एक्वायर करने की, तो क्या जो यहाँ पे उत्तराखंड में राज्य बनने से पहले फैक्ट्रियां थी और बंद होने की कगार पे है,
उन पूरी फैक्ट्रियों को लेने की इस बार कवायद कर रही है सरकार? करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी निटिगिटीज हैं, पर हम इसमें नहीं जाते। लेकिन सर जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो मकान उनको दिया गया है, उनका अभी उनके जो समस्या है उसका समाधान भी तो नहीं किया गया है। कि इसको करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम नया एक्विजिशन लाएंगे, वो हमारे पास आएगा, क्या करेगा, दैट विल रिक्वायर ए टाइम फ्रेम। हम अगर 2.5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अगर उसमें से हमको 10% भी मिल गया और हम उसको इम्प्लीमेंट कराएं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कराएं तो कम से कम 2 साल का समय जाएगा। उसमें से बढ़िया है कि अगर हम कोई पॉजिटिव स्टेप लें तो हमारे पास 6 महीने साल भर में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी खड़ा है, उसको रिफर्बिश करना है, चीजों को, सुविधाओं को थोड़ा बढ़ाना है, वो नए वाले के लिए भी बढ़ाना है, तो हम उसमें इसको कर सकते हैं। अब बड़ी बात इसकी कि देखिए इसमें सरकार का विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए और सरकार किस तरह से सोच रही है ये क्लियर होना जरूरी है। मैंने भी वही बात कही कि किस तरह की इंडस्ट्री का विजन क्लियर होने का मतलब सरकार को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जानना पड़ेगा कि साहब ये हम 8 सेक्टर्स में जा रहे हैं, इसमें ये 4 सेक्टर हमारे इन क्षेत्रों के लिए, 4 सेक्टर इन क्षेत्रों के लिए। इसके बाद देखिए जो पूंजीपति आता है, चाहे यहाँ से चाहे बाहर से, वो भी जानता है कि सरकार से उसको कितनी सहायता मिल रही है। सरकार का हमेशा पूंजीपति के साथ एक मतलब एक अलग सा निश्चित या आप कहें एक अलग सा रिश्ता तो सरकार अगर चाहे तो कुछ चीजों को पुश भी कर सकती है। मैं निश्चित सी बात है, अगर हम किसी का 6,000 करोड़ का लोन माफ कर रहे हैं तो हम उससे कह तो सकते हैं 1,000 करोड़ तुम हमारे यहाँ जोशीमठ के आसपास लगा दो। सरकार किस दृढ़ता से जा रही है, सरकार किस दृढ़ता से सोच रही है और उसके विजन में कितनी क्लियरिटी है, उसी से ये निर्धारित होगा कि इन्वेस्टर मीट का क्या आउटकम होगा। इन्वेस्टर मीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2.5 ट्रिलियन का मामला है, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो भाई एक पक्ष और है, व्यापारी जो तय करेगा, लेकिन उसका क्या आउटकम होगा ये डिपेंड करता है कि सरकार कितनी दृढ़ता से और किस लक्ष्य के साथ इस पे काम कर रही है। ये इसमें बहुत सी चीजें हैं, अभी समय भी है, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी इसमें आएंगे आगे और कुछ चीजें और कहेंगे, क्योंकि ये उनको कहनी पड़ेगी, उनको अपने विजन में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। ये जनता के लिए भी जरूरी है, उद्योग के लिए भी जरूरी है और संजीव वर्मा जी, नो डाउट अगर इस तरह का प्रयास होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, बड़े घराने आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, स्वावलंबी बनेंगे हम लोग, पलायन रुकेगा, जो हम भाग रहे हैं कि दिल्ली में जाके 10,000 की नौकरी करते हैं, ये सब चीजें होंगी। लेकिन क्या जमीनी रूप से हम इस तरह के प्लान पे तैयार हैं? देखिए, मन में यदि प्रबल इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव। और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा है, युवा सोच है और उसी दिशा में। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी। 2005-06 की बात है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भारत युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और एक मुहिम उन्होंने चलाई थी कि यहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें स्थानीय युवाओं को 70 से 80% तक का आपको रखना अनिवार्य होगा। और ये मुहिम उन्होंने ही चलाई थी और वो उसमें कामयाब भी हुए। उस समय स्वर्गीय एनटी तिवारी जी की यहाँ पर सरकार थी। सर सरकार की पॉलिसी में था 70% स्थानीय लोगों को रोजगार, तकनीकी रूप से जो फिट बैठते हैं। नहीं, एक सरकार ने ऐसा बोला जरूर होगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट करवाने का जो स्टेज आता है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, जो उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो मैं ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि उनका एक क्लियर विजन है कि यहाँ के युवाओं का उत्थान हो, यहाँ के युवाओं की आर्थिक स्तर ऊंचा हो, यहाँ की जीडीपी डबल हो, या उत्तराखंड 2025 में देश का नंबर 1 राज्य बने, आत्मनिर्भर राज्य बने, स्वावलंबी राज्य बने। और इसी दिशा में वो बहुत तत्परता के साथ दिन रात एक करके काम भी कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ उसमें अपेक्षित सफलताएं भी मिल रही है। और जिस प्रकार से मैं अभी आपने कहा किस तरह की इंडस्ट्री, तो मैं आपसे छोटा सा यही बताना चाह रहा हूँ। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ
पर कुछ आने वाली फार्मा की बहुत अधिक कंपनी यहाँ पर आ रही है और मैं सोचता हूँ अभी कुछ जो डाइवर्सिफाई हुई मतलब चिन्हित हो चुकी हैं फैक्ट्रियां, मतलब उद्योग चिन्हित हो चुके हैं जो इन्वेस्टर समिट में आने हैं और हमें अपनी सेवा देने वाले हैं वो लोग। चलिए दीपक जी, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2.5 लाख करोड़ एक बड़ा रकम होती है, बड़ा अगर गिनती में गिना जाए तो 000 में आदमी बताने में मुश्किल करेगा। तो उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, इसका तो हमारे समझ से पूरे उत्तराखंड के लोगों का, पक्ष विपक्ष आम जनता को उसको स्वागत करना चाहिए। आम जनता तो स्वागत करिए, ये चीज का भी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हमें तो भाग्य के जो नहीं, लेकिन इसलिए उससे तो लगता है कि तेज करने के लिए सरकार को बंद है। इन्वेस्टर जब आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। दूसरी बात, हम लोग ही उत्तराखंड की छवि अभी तक जो इन्वेस्टर के दिमाग में रहती है वो सोचता है कि यहाँ आके ना कोई धक्के जरूर उठाने पड़े। वो छोटा सा इन्वेस्टर ले लिए, चाहे वो टाटा साहब है हमारे, चाहे तो उनकी भी एक फाइल पड़ी है, वो भी बता देंगे उनकी फाइल आज तक की भी 4 साल है, ठीक है। तो वो उस लेवल का आदमी भी धक्के खा रहा है और जो नीचे के लेवल के लोगों से वो तो खाएगी नहीं। दूसरी चीज, उत्तराखंड के इस मीट के लिए उत्तराखंड के जो उद्योग ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि यार तुम भी कुछ और इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे लिए हम कितना कुछ आपको और फैसिलिटी दे देंगे या कुछ इम्पोर्टेंट है, राइट ये होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ का भी तो वो यहाँ से दिल्ली इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? एग्जैक्टली, बहुत सही बात दीपक जी। पता है, कभी भी बताइए ऐसे हमारे यहाँ भूकंप आता है, ये होता है, आपका आदि रहती है, तो उस तरीके को मेंटेन भी कर सकता है। जी रवि सर जी, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे में एक मिस्टर भंडारी हैं, दिल्ली में भी हैं लोग, ऐसे लोग हैं उत्तराखंड के जो वहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए अलग से पॉलिसी बना करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो उत्तराखंड के लोग यहाँ से जा करके बाहर अपने आप को सक्षम रूप से स्थापित किए और प्रूव कर रहे हैं, वो वापस भी आए? सरकार को हमेशा एक्यूमुलेटिव होना चाहिए, भाजपा को एक्यूमुलेटिव होना चाहिए। तो जितनी भी इस तरह की निजी में, मतलब जैसे हमारे कुछ लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, निश्चित सी बात है उनको कुछ व्यवस्थाएं देनी चाहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपनी बात कह रहे थे कि साहब ऐसा है, तो जैसा अभी इन्होंने बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, 7 साल से 8 साल से आपकी सरकार कितने बच्चों को ऑटोमोबाइल में स्टेट ट्रेनिंग दी? जवाब है नहीं। और भी ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है सर, मैं वो बताइएगा कितनी दी आपने, संख्या बता दीजिए। एक इन्होंने कहा फार्मा आ रही है, फार्मा में जिस तरह का काम होगा उसमें कितने बच्चों को उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनको अपग्रेड किया। समझ ये पहाड़ के बच्चे के साथ होटल में काम करने और एक आध ऐसी ही बेसिक इंडस्ट्री जिसमें मेन असिस्टेंट सर्विस है, उसके अलावा कोई स्किल भी सच नहीं है। और कम से कम उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कोई काम विजनरी होते तो नहीं किया। तो इसको ये देखना, जैसे हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आया था, आप 70% देंगे, ठीक है सर, 70% लेबर तो आपके पास होना चाहिए। वो 70% लेबर वो क्या करेगा? वो आपके कहने तो 70% लोगों को नौकरी दे देगा और कल को अपनी फैक्ट्री बैठा लेगा। ये समस्या है। इसको देखिए क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने किया, उसके डेवलपमेंट का नाम लिया, कितना हुआ। आज आप इंडस्ट्रियल समिट करने जा रहे हैं, 2.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, आप जरूर सोचते होंगे, बिल्कुल अच्छा आप अच्छे चीफ मिनिस्टर है, तो ये सोचते होंगे कि 1.5 ट्रिलियन तो हमको मिल ही जाए, बस वो 1.5 ट्रिलियन को कन्विंस करने के लिए आपके पास मैन पावर की क्या स्थिति है, आपके मैन पावर को आपने कितना विजनरी ट्रेन किया है, क्या आप चाहते हैं कि वो चीजें लोगों तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंची? ये मुख्य सवाल है जिनको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ये जरूर, अगर नहीं किया है या ऐसे अभी बताएंगे कि कितने लाख लड़कों को ट्रेन किया है, जरूर ये करे कि इसके में जितने तरह की इंडस्ट्री है, सारे बच्चे ऑलमोस्ट जिनके पास एनरोल हैं, जो इनके एनरोलमेंट सेंटर होते हैं वहाँ पे, उसके साथ कोई स्किलिंग डेवलपमेंट का कोई बड़ा काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लें। चलो ठीक। संजीव वर्मा जी, राजीव अभी रविशरण जी जब बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग होटल इंडस्ट्री में
ये जो ठप्पा लगा है तो क्या उसे दूर करने का एक समय आया है? देखिए, होटल इंडस्ट्री आपने जैसे कहा तो आपका भाव कुछ और था, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आज हमारे उत्तराखंड के जो टॉप मोस्ट शेफ हैं, न केवल इंडिया के बल्कि अब्रॉड में भी, जो अमेरिका, जापान और बड़े बड़े देशों में वहां पर जो मुख्य शेफ है और 5 सितारा 7 सितारा होटल्स के वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये इस चीज का हमको गर्व है, इस चीज का हमको गर्व है। और एक मैं सोचता हूँ होटल मैनेजमेंट में ये गर्व तब भी और ज्यादा हो जाए ना कि आईटी सेक्टर में हम पूरे भारतवर्ष का नाम दूसरे देशों में रोशन कर रहे हैं, केमिकल में कर रहे हैं। इन 5 होटल स्किल्स में उत्तराखंड सरकार ने हमको ट्रेनिंग दी है, बेचारे यहाँ से बाहर गए हैं, वहाँ के यही तो कह रहा हूँ, यही तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं इस समय 23 साल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा भाजपा और कांग्रेस की। यही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। कितने स्किल्स में आपने ट्रेनिंग दी बच्चों को? आज कोई 10 आप हमको नाम गिनाइए, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। 18-19 लोगों का नाम छोड़ के आप मेरे को बता दीजिए किनका नाम लेने लायक आपका। बच्चों की स्थिति सोचिए, यहाँ पे खाने को नहीं है, वो जाते हैं और किसी तरह से अपने जीवन यापन करते हैं, होटल में डिफरेंट स्किल की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना। चलिए, समय की बाध्यता होती है, अंतिम प्रश्न 1 मिनट लेते हैं। दीपक जी, ये जो ठप्पा लगा हुआ है कि हमारे यहाँ के लोग केवल होटल इंडस्ट्री में ही रहे, तो क्या ये समय आ गया है इस बार जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास है उससे ये ठप्पा दूर होगा? हाँ, अगर ये जैसे ट्रिलियन की हम बात करते हैं उससे 40% भी अगर हमारे पास आ जाता है तो शायद यहाँ पर। तो रविशंकर जी, जो आप जैसे 2018 का अगर हम अनुभव देखें, जब त्रिवेंद्र जी थे तब भी हम इस तरह का इन्वेस्टर मीट हुआ था, और उसका अगर हम रिजल्ट पे जाते हैं तो हम कभी कभी ये लगता है कि अगर उस तरह से काम किया गया तो हम सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। सर, अभी हमारे पास 3 महीना, मैं इसलिए सिर्फ आरोप के लिए नहीं कह रहा हूँ। आरोप लगने से ये होता है, हमको पता चलता है गलती का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, इनको मालूम है आ रही है। अभी 3 महीने का समय है, 2 महीने में बच्चों को उठा के बड़े आराम से कम 10,000 बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समय है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम कर लेंगे तो हमारे प्रदेश के लिए अच्छा है, वो हमारी। लेकिन रविशंकर जी, स्किल इंडिया के नाम पे तो सर, स्किल इंडिया के नाम पे कितना पैसा लिया गया, यहाँ पे खर्च किया गया सर? देखिए 2 चीजें, अगर नहीं लिया गया कमी सरकार की है, अगर लिया गया और उसका उपयोग नहीं किया गया तो मैं क्या कहूँगी गलती किसकी है। चलिए, अंतिम जब आप संजीव वर्मा जी, उसके बाद जी 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 देखिए जी, सरकार ने एक नीति के तहत, हाँ, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं इनको उनमें हमारे बच्चे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो भी वहाँ पे काम होता है उसको सीखने के लिए, और सरकार ने इस तरह की भी कुछ फाउंडेशन भी रखी है कि आपको इसमें से इतने % बच्चों को अपने यहाँ डिप्लॉय करना होगा, जो आपके यहाँ पूरी तरह से भारत का काम सीख चुका है। तो मैं सोचता हूँ स्किल्ड लेबर भी उन लोगों को प्राप्त होगी, प्रोवाइड होगी, और उससे हमारी बेरोजगारी कम होगी, रोजगार अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। और जो सरकार का जो विजन है वो सरकार के विजन में भी सरकार पूरी तरह से। चलिए, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद रविशंकर जी, धन्यवाद दीपक जी। महत्वपूर्ण आज ये हो चुका है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयास किया है उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, और इसके साथ जो प्रयास उन्होंने किया है, देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक घराने को यहाँ आमंत्रित किया है, और जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ का उन्होंने निवेश का उम्मीद जताई है, अगर उसमें से 50% भी हम जमीन पे उतार लेते हैं तो हमारी समझ से हम उस भविष्य को लिखेंगे जिसके लिए बार बार राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि आने वाला समय स्वर्णिम भविष्य होगा और उत्तराखंड देश में एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य में गिना जाएगा। हम उस दिन का उम्मीद करेंगे, और आज भी ये उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही है वह 100% सफल हो। धन्यवाद।